बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 9 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रहे ये टॉपिक एमसीक्यू और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू यहाँ से पक्का आपके पेपर में आएगा। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपको क्लियर करवा देंगे। अब इससे पहले ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक को पढ़ के आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सर्टेन एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करती हैं तो ये आपका कहलाता है फ्लक्स। तो यहां पे याद रखिएगा बेटे, फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स ये एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मीनिंग है टू फ्लो। शॉर्टकट आप याद रख लें कि फ्लक्स का क्या मतलब है बेटे, टू फ्लो। सही है। या आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स बेसिकली एक या किसी भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। बस शॉर्टकट इसका मीनिंग ये है। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके आएंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सर्टेन एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करती हैं, उसके अंदर से घुसती हैं, चीड़ फाड़ के निकलती हैं। ये नहीं कि किसी सरफेस एरिया से छू के गुजर जाए, ना ना ना, ये बात नहीं करनी। बात को जरा समझें। अगर किसी सर्टेन एरिया में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, इस तरह से छू के गुजर गई, तो ये फ्लक्स नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी सर्टेन एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करती हैं, उसके अंदर से घुस के जाती है, वहां पे फ्लक्स पैदा हो जाता है। वो आपका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वही डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है प्रॉपर तरीके से कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर। ये बुक के अंदर वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लिखेंगे, ये जरूरी है। परपेंडिकुलर थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, यही आप तैयार करेंगे। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिफाइन कर दिया कि किसी सर्टेन एरिया में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करती हैं, उसके अंदर से उसको चीड़ फाड़ के सरफेस एरिया को गुजर जाती हैं, तो ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं बेटे फाई ई। इस तरह से फाई का सिंबल लिख के ना, या आप ये देखें ऐसे कर लें, प्रैक्टिस होगी, नहीं तो आप जीरो डाल के ऐसे करके और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ई लिख दोगे, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है। क्लियर है जी यहां तक। चले अब इसको डायग्राम से समझते हैं। यहां पे आपकी बुक ने जो डायग्राम शो किया है, मैंने भी वही बनाई है। यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है। अब देखो यहां पे ना हमारे पास एक सर्टेन एलिमेंट एरिया ए है। ठीक है, इस एरिया को हम नाम दे रहे हैं ए। अब इस सर्टेन एरिया में से ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है बेटे, 8 में से इस एरिया में से कितनी पास कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाली 4। बाकी तो नहीं कर रही, क्योंकि वेक्टर जहां पे जो एरिया शो किया गया वो थोड़ा सा स्मॉल है। तो इस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेंगी, देखें इस एरिया में से घुसी जा रही हैं, इसके अंदर से पास कर रही हैं, इसके ऊपर से छू के नहीं गुजर रही, बल्कि इस एरिया में से ये वाली फील्ड लाइंस अंदर से पास करके जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस सर्टेन एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करेंगी तो ये कहलाएगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पे आपसे मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो आप देखें कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। 1 ये इसमें से पास कर रही है, ये तो पास नहीं कर रही ना 2, और यहां से भी ये 2 पास नहीं कर रही। तो 1 2 3 4 ये 4 लाइंस इस एरिया में से पास कर रही है, तो फ्लक्स कितना होगा, 4 होगा। वही बात आप यहां पे लिख दें, बुक ने मेंशन की है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ए इज 4। ये जो एरिया ए आपको शो किया गया ना, इसमें से जो फील्ड लाइंस पास कर रही है वो 4 है, तो लिहाजा फ्लक्स भी कितना होगा, 4 होगा। क्लियर। अब देखें यही एरिया ना हमने यहां पे प्लेस किया है। अब इसको मैं कह रहा हूं बी। ठीक है। अब इस एरिया में से देखें, क्योंकि यहां पे फील्ड लाइंस थोड़ी सी क्या है, दूर दूर, यहां पे फील्ड लाइंस क्या है, देखें आपस में करीब। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब होंगी वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये पीछे आपको पढ़ा के आ रहे हैं। अब यहां पे देखें थोड़ी सी फील्ड लाइंस फर्दर अपार्ट है ना, थोड़ी दूर दूर है, तो जब यही एरिया मैंने यहां पे प्लेस किया, इसको मैं कह रहा हूं बी। ठीक है। तो इसमें से देखें अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। यहां पे 4 कर रही थी, यहां पे देखो सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास कर रही हैं, तो यहां पे फ्लक्स कितना होगा, 2।
जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे उतना ही आपका फ्लक्स होगा। अगर किसी एरिया में से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर किसी एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास कर रही है तो वहां पे फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे मुझे एरिया बी पे बताएं कितना फ्लक्स होगा, 2। तो यहां पे लिख दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बी इज 2। क्लियर है जी। तो इस तरह से यहां से आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे। अब मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहां से डेढ़ हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। जो कुछ हमने समझ लिया इसको आप मैथमेटिकली लिखें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई और ए दो चीजें आप लेके आ रहे हैं। देखें सर्टेन एरिया और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया याद रखिएगा, एक सरफेस एरिया होता है और एक वेक्टर एरिया होता है। अब जहां पे ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कहलाएगा सरफेस एरिया, कि भाई ये सारी जगह सरफेस एरिया है। लेकिन अगर इसी सरफेस एरिया पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये वाली, तो अब यहां पे ये कहलाएगा वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होती है, सरफेस एरिया में डायरेक्शन नहीं होती। तो यहां पे हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। वो बराबर होगा बेटे दो चीजों का स्केलर प्रोडक्ट। एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा हमने क्या लेना है बेटे, एरिया। कौन सा एरिया, वेक्टर एरिया। ये बात नहीं भूलनी, सरफेस एरिया नहीं लेना, वेक्टर एरिया लेना है। क्लियर। और वेक्टर एरिया का क्या मतलब, कि जैसे ये सरफेस है ना, ये देखो ये सरफेस है। मैं पूछूं इसका यार वेक्टर एरिया क्या है, सरफेस एरिया तो यही है, लेकिन वेक्टर एरिया क्या होगा। आप कहेंगे इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, ये इसका वेक्टर एरिया होगा। सही। अब यहां पे तो लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते ना, कि लाइन यहां पे ड्रा हो जाए, नहीं ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऊपर ड्रा कर देंगे। वो आप चाहे एन यूनिट वेक्टर लिख लो या इसको आप ए वेक्टर भी लिख सकते हो। तो ये है आपके पास वेक्टर एरिया, इस तरह से निकालते हैं। तो वही वेक्टर एरिया ही आपने यहां पे यूज करना है फार्मूला में। क्लियर बेटे। अब यहां से देखें क्या चीज आपने समझी, कि भाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड और नंबर 2 वेक्टर एरिया। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगे किसी एरिया में से तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। यहां पे देखो स्ट्रेंथ क्या थी, ज्यादा, तो फ्लक्स क्या था, ज्यादा। यहां पे स्ट्रेंथ क्या थी, कम, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास कर रही हैं। तो इसका मतलब यहां पे फ्लक्स भी क्या होगा, कम। तो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है ई पे। तो यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे किसके, ई के, कि अगर ई बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या है बेटे, एरिया। अब यहां पे देखो मैं समझाता हूं। यहां छोटा एरिया है ना, अगर यहां पे मैं सपोज करो ये एक बड़ा एरिया ले आता हूं, एरिया बढ़ा देता हूं, ये देखें अब मैंने ये एरिया बढ़ा दिया। तो जब मैंने एरिया बढ़ाया, अभी फील्ड लाइंस तो वही है लेकिन मैंने एरिया बढ़ा दिया। यहां पे छोटा एरिया था, अब इस एरिया को मैंने बड़ा कर दिया। तो जब एरिया बढ़ाया तो अब देखो सारी फील्ड लाइंस उसमें से पास कर रही है, तो अब भी क्या हो गया, फ्लक्स बढ़ गया। तो इसका मतलब एरिया बढ़ाने से भी ऑटोमेटिकली उसमें से फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एरिया के बढ़ाने से भी फ्लक्स बढ़ता है। तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर ये आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है जी। ये छोटी छोटी बातें यही एमसीक्यू बन के आएंगी, बस इनको इसको समझना है, बाकी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है बेटे। तो ये दो चीजें क्लियर होगी जी। अब यहां से ना हम एक फार्मूला बनाएंगे कि आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। तो डॉट को हटा के हम cos थीटा यूज कर सकते हैं ना, ई ए cos थीटा। तो वही फार्मूला भी यहां पे आप लिख सकते हैं कि ई ए cos ऑफ थीटा। क्लियर है जी। अब यहां से डायरेक्ट लिखें तब भी ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा समझ के करें तब ज्यादा अच्छा है। वो कैसे समझेंगे, देखो जब भी आप किसी सर्टेन एलिमेंट एरिया को किसी एंगल थीटा, फील्ड के अंदर किसी एंगल थीटा पे प्लेस करते हैं तो फिर बेटे फ्लक्स किसकी वजह से होता है, यहां पे जरा समझे। अब देखो ये हमारे पास एरिया है, इसको मैंने किसी खास एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई, सही है। अब देख रहे हो ना कोई एंगल यहां पे बन रहा है ना, थीटा, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो जब ये वाली कंडीशन हो फिर फ्लक्स किसकी वजह से होगा, ई की वजह से होगा, ए की वजह से होगा या प्लेन की वजह से होगा। तो आप कहेंगे कि भाई ना तो ई की वजह से होगा ना ए की वजह से होगा, बल्कि यहां पे ई के उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, कि उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि इस ई का वो कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा, उसकी वजह से फ्लक्स होगा। बात समझ आ गई? दोनों बातें ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इस ई के ना दो कंपोनेंट्स ड्रा करें। अब इस ई के हम दो कंपोनेंट ड्रा करते हैं, तो एक कंपोनेंट होगा ये वाला, एक होगा इसके अलोंग ये वाला। इसका नाम क्या होगा? भी देखो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो यही चीज आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। तो इसका मतलब एंगल के सामने साइन होता है, तो ये वाला बन जाएगा ई साइन थीटा और ये वाला बन जाएगा ई कॉस थीटा। ये मैं सिर्फ आपको ये फार्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट रट्टे नहीं लगाने, वो आप याद कर सकते हो कि डॉट को हटा के कॉस लगा सकते हो, लेकिन समझ भी होनी चाहिए। अब देखो मैंने अभी क्या बात बताई कि ई के उस कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स होगा जो कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रा करो। कैसे करोगे? देखो ये प्लेन पड़ी है ना, तो ये आ जाएगा, ये देखें यहां पे आप वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे लाइन, तो इसका मतलब यहां पे होगा कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट कौन सा आ रहा है? ई कॉस थीटा। तो इसकी वजह से फ्लक्स होगा। और दूसरी बात मैंने क्या बताई है कि आप ये भी कह सकते हो कि ई के उस कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स होगा जो कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा। तो अब देखो ई का ये वाला जो कंपोनेंट है ई cos थीटा, ये इस एरिया वेक्टर एरिया के क्या है? पैरेलल। दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम। तो इस कंपोनेंट की वजह से यहां पे फ्लक्स होगा। तो फिर हम कैसे लिखेंगे? ई cos थीटा इंटू ए, तो वह बन गया ई ए cos थीटा, तो बन गया ई ए cos थीटा। तो यहां से समझ के भी आप ये फार्मूला लिख सकते हो और यहां से डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि डॉट को हटा के कोस लगा दे, तो ये आपके पास क्या आ गया? ई ए cos थीटा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन आपने याद रखनी। अब इसके यूनिट की बात करते हैं, तो ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहीं पे लिख लेते हैं, न्यूटन पर कूलम आ गया बेटे ई का, और ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यही आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। क्लियर हो गया यहां तक? चलें, जितनी छोटी छोटी बातें थी वो सारी आपको याद हो गई। अब हम इसके स्पेशल केसेस हैं 3, वो डिस्कस करते हैं। यहां से एमसीक्यू पक्का आएगा। सबसे पहला केस क्या है? ई एंड ए। अब देखो ई क्या है? वेक्टर फील्ड, और यहां पे एरिया कौन सा ले रहे हैं? वेक्टर एरिया। तो ई एंड वेक्टर एरिया ए आर पैरेलल टू ईच अदर। पहला केस ये है कि जब ई और वेक्टर एरिया पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग होंगे, तो फिर उस टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो इसके लिए बुक यहां पे डायग्राम शो कर रही है कि सपोज करें आपके पास कोई एक सर्टेन एरिया है, ये आप हाथ समझिए एरिया है, इसको ना हम क्या करते हैं? फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। जब आप किसी एरिया को, प्लेट को, प्लेन को फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखोगे, अब देखो ना ये फील्ड है, ये फील्ड जा रही है, ये फील्ड लाइंस है, मैंने इस एरिया को ये देखो ये इस फील्ड के अंदर ऐसे रख दिए। क्लियर? अब ये प्लेन फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखी गई है। जब एमसीक्यू आता है ना कि फील्ड लाइंस के अंदर अगर प्लेन को परपेंडिकुलर रखा गया है तो फ्लक्स क्या होगा? बच्चे फौरन से कहते हैं परपेंडिकुलर में एंगल 90 होता है, कोस 90 0, फ्लक्स 0। ये चीज नहीं सोचनी। देखो वो क्या लिख रहा है? प्लेन परपेंडिकुलर पड़ी है और आप एंगल कौन सा लेते हो? ई और वेक्टर एरिया के बीच का। प्लेन का तो आप एंगल यूज नहीं करते ना, बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए फौरन से जवाब देना, थोड़ा समझ के जवाब देना है। तो अब देखो प्लेन फील्ड के अंदर ये फील्ड लाइंस हैं सारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर प्लेस कर दे, ये पहला केस बन गया। चाहे आप परपेंडिकुलर की हेडिंग लिख दें, वो केस वर्डिंग बना लें, या फिर ये वाली वर्डिंग बना लें, ये आपकी मर्जी है। बुक परपेंडिकुलर वाली वर्डिंग बना रही है। तो जब प्लेन फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर प्लेस करोगे, ये बन गया पहला केस। तो फिर फ्लक्स क्या होगा देखते हैं। अब ये प्लेन आ गई, इस प्लेन का हमें चाहिए वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया कैसे निकालते हैं कि प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, मतलब परपेंडिकुलर लाइन। तो ये है ना फेस इसका, तो परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ कर दें, देखें एंगल 90 बन रहा है, तो ये क्या होगा? वेक्टर एरिया। अगर हाथ यूं रखेंगे तो ये वेक्टर एरिया, अगर यूं रखेंगे तो ये वेक्टर एरिया, अगर यूं रखेंगे तो ये वेक्टर एरिया, अगर यूं रखेंगे तो ये वेक्टर एरिया। तो इस प्लेन का पहले क्या निकालोगे? वेक्टर एरिया निकालोगे। कैसे? ये देखो ये प्लेन पड़ी है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये होगा वेक्टर एरिया। तो इस तरह से इस प्लेन का ये मैंने वेक्टर एरिया शो कर दिया। क्लियर है जी?
बात समझ आ गई। अब देखो वेक्टर एरिया की ये डायरेक्शन, ई की ये डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ई एंड ए क्या है, पैरेलल। तो यही तो केस बना हुआ है, ई एंड वेक्टर एरिया ए आर पैरेलल टू ईच अदर। या आप इसकी जगह ये भी कह सकते हो कि प्लेन फील्ड के अंदर कैसे रखी हुई है, परपेंडिकुलर। ये पहला केस बन जाएगा। दोनों बातें ठीक है, बस समझ होनी चाहिए। तो जब ये पहला केस डायग्राम बना ले, अब यहाँ पे फ्लक्स निकालो। फ्लक्स का फार्मूला क्या है, ई डॉट ए, ई ए कोस थीटा बन जाएगा। अब ई ए कोस थीटा, थीटा किसके दरमियान देखना है, वेक्टर एरिया और ई। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहां पे पैरेलल, पैरेलल में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। बात समझ रहे हो ना। तो यहां पे आ जाएगा 0। तो cos 0 क्या होता है बेटे, 1। 1 को ई ए से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 1। पर नहीं, ई ए ही आएगा। ई ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ई ए आएगा। तो बेटे यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, ई ए। मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आई है, ई की भी कोई वैल्यू होगी, ए की भी कोई वैल्यू होगी, तो कोई ना कोई आंसर आया। इसका मतलब फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम, कुछ ना कुछ आया है। तो इस केस को आप बोलेंगे कि इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। ये एमसीक्यू बन के आ सकता है। कैसे कि जब प्लेन फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखी हो तो फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, नन ऑफ दीज। तो आपने देखा क्या है, मैक्सिमम। या फिर यूं कह दे कि जब वेक्टर एरिया ए फील्ड के पैरेलल हो तब फ्लक्स क्या होता है, तब भी यही केस होगा ना, तो मैक्सिमम। तो जिस तरह वर्डिंग मेंशन करे आपने गौर से समझ लेनी उस बात को, ठीक है जी। अब आ जाए सेकंड केस की तरफ चलते हैं। वेक्टर फील्ड ई एंड वेक्टर एरिया ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमने प्लेन को फील्ड के अंदर पैरेलल रखना है। तो ये देखें, ये प्लेन और ये फील्ड लाइन जा रही हैं। अब उस फील्ड लाइंस के अंदर हमने इस प्लेन को पैरेलल रखा हुआ है। पैरेलल मतलब ये प्लेन थी ना, पहले ऐसे रखी हुई थी, अब इसको उठाओ चुप करके ऐसे रख दो, रख दिया, देखो पैरेलल रख दिया। फील्ड लाइंस भी इधर ही जा रही है देखो, और प्लेन भी ऐसे ही पड़ी है। अब इस प्लेन का हमें निकालना है वेक्टर एरिया, क्योंकि एंगल हमने ई और वेक्टर एरिया के बीच में चाहिए होता है हमें। तो इसका वेक्टर एरिया निकलेगा ये, चुप करके इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर दो, तो ये आ गया वेक्टर एरिया। तो ये देखें, ये मैंने वेक्टर एरिया ड्रा कर दिया, ठीक है। अब जब आप हाथ को यूं देख रहे होंगे, ये देखें, तो वेक्टर एरिया बनेगा आपकी तरफ। अब यहां पे लाइन तो ड्रा नहीं हो सकती ना, इसलिए आप उसको ऊपर ड्रा करेंगे। तो ये निकल आया वेक्टर एरिया। अब देखो वेक्टर एरिया और ई आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये आ गया ए वेक्टर एरिया और ये इस तरफ क्या है, ई। तो ये देख रहे हैं एंगल दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो यही तो हमारा केस है कि ई एंड वेक्टर एरिया ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बन रहे हैं दोनों परपेंडिकुलर। या इसकी जगह आप ये भी वर्डिंग लिख सकते हो जैसे बुक वाला लिख रहा है कि जब प्लेन फील्ड के अंदर पैरेलल रखी गई हो तब फ्लक्स क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता। ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना बन रहा है, ई और ए के बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ 90 पुट कर दोगे, कॉस 90 क्या होता है बेटे, 0। 0 को जब ई ए से मल्टीप्लाई करोगे आंसर ई ए आएगा ना, और नहीं, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई आंसर 0। तो बेटे सारा क्या हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया जी, 0 आ गया। क्लियर। अब इस तरह से आपको अगर पूछा जाए एमसीक्यू में कि जब प्लेन फील्ड के अंदर पैरेलल रखी गई होती है तो फ्लक्स क्या होता है, आप कहेंगे 0। इसका अगर 0 की ऑप्शन नजर ना आए तो मिनिमम भी इसको बोल सकते हो। क्लियर है जी यहां तक। उसके बाद अगर ये कह दे कि वेक्टर एरिया ए एंड ई परपेंडिकुलर है तो फिर फ्लक्स क्या होता है, तो फिर भी आपके पास यही रहेगा, 0। क्लियर हो गया यहां तक। चलें जी, अगला केस है जी केस नंबर 3 कि जब आपके पास ई एंड ए के बीच में कोई ना कोई एक खास एंगल हो, कुछ भी हो सकता है, वो 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपके पास फ्लक्स का क्या होगा, तो सिंपल फार्मूला याद रखें, ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब थीटा हमें नहीं पता ना, तो थीटा थीटा ही रहेगा। तो यही आपके पास इक्वेशन रहेगी, चाहे इसको आप दोबारा लिखते हैं ई डॉट ए। लेकिन इसकी जरा डायग्राम को समझ लें, वहां बच्चों को समझ नहीं थी, हालांकि मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ, लेकिन ये है कि दोबारा बता देता हूँ। देखो ना, यहाँ पे भी तो एंगल कुछ ना कुछ खास थीटा बन रहा था ना, तो बुक ने जरा डायग्राम इस तरह से शो की है, तो कोई मसला नहीं है। देखो इनक्लाइंड मतलब हमने किसी प्लेन को फील्ड के अंदर किसी खास एंगल थीटा पे प्लेस कर दिया, इनक्लाइंड। अब ये फील्ड लाइन देखो इसके अंदर से पास कर रही है और ऐसे निकल के जा रही है। अब हमें इस प्लेन का निकालना है वेक्टर एरिया। तो कैसे बनेगा, ये वेक्टर एरिया होगा। अब यहाँ पे लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना, लिहाजा उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये वेक्टर एरिया निकल आया।
अब वेक्टर एरिया ए और ई के बीच में ये देखो एंगल खास बन रहा है थीटा, हमें नहीं पता ये कितना है, बस थीटा ही है, तो हम भी अपने फार्मूले के अंदर थीटा यूज करेंगे। क्लियर है जी। अब मुझे यहां पे दें फ्लक्स किसकी वजह से होगा, ए की वजह से होगा, ई की वजह से होगा या प्लेन की वजह से होगा। तो आप कहेंगे भाई यहां पे फ्लक्स ई के उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, या ये भी कह सकते हो कि ई के उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। ये भी कह सकते हो कि ए के उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा, या ए के उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो कि इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये सारी बातें ठीक है। क्लियर। तो अब हम यहां पे इस वेक्टर एरिया ए के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। सही है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते हो क्योंकि डॉट को हटा के कॉस आ जाएगा, नहीं तो इस तरह से समझने के लिए जैसे मैंने यहां से समझाया वो समझने के लिए भी आप यहां पे लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने यहां पे एक cos थीटा लिखा है, कैसे आया देखो, ए के दो कंपोनेंट ड्रॉ कर दो, एक होगा ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस ए cos थीटा और एक होगा ए sin थीटा। अब देखो दूसरे वेक्टर के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है, ए cos थीटा, तो ये क्या बन गया, ए cos थीटा और इनटू ई। अब मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे कर सकते हो, तो ये बन जाएगा ई ए cos थीटा। लो जी वही फार्मूला बन गया ना, बस यही आपको समझाना था। और अगर ये डायग्राम मुश्किल लग रही हो तो आप इस पूरी प्लेन को ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये प्लेन है, ई के साथ कोई एक खास एंगल बना रही है, थीटा पे उसको प्लेस किया गया है, तो इस प्लेन का वेक्टर एरिया निकालो। क्या करेंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रा कर देंगे तो ये वेक्टर एरिया आ गया। अब इस वेक्टर एरिया के दो कंपोनेंट ड्रा कर लो, एक बनेगा ये और एक बनेगा ये। ठीक है, इस कंपोनेंट का नाम होगा ए cos थीटा, इसका नाम होगा ए sin थीटा। हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, या फ्लक्स किस कंपोनेंट की वजह से होगा, जो दूसरे वेक्टर के अलोंग होगा या प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एक ही बात बनती है। तो अब देखो दूसरे वेक्टर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, ए cos थीटा, तो ए cos थीटा इंटू ई, तो वो बन जाएगा ई ए cos थीटा, जिसको आप लिख सकते हो ई डॉट ए। लो जी आपका तीसरा केस था। क्लियर। सर्टन एंगल है ना, कुछ भी है खास एंगल थीटा यूज हो रहा है तो थीटा ही रहेगा। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं क्वांटिटी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटे देखो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, स्केलर, पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम लिख लेते हैं जी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लो जी, इस तरह से ये टॉपिक आपका एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, कि आज के टॉपिक में हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, जिसके सेंटर में क्या हो, चार्ज हो। तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है जिसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज मौजूद है। तो इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी वो इस स्फेरिकल बॉडी से पास करेंगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस मौजूद है ये कर्व्ड है, तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस स्फेरिकल सरफेस को हमने फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करना है। तो हम इस स्फेरिकल सरफेस को इस तरह छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक को कंसीडर किया है, इसी तरह हम यहाँ पे भी इस तरह के स्मॉल पैचेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक को कंसीडर करके फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास एक फुटबॉल के स्मॉल पैचेस बनाए होते हैं, तो उसी तरह से हमने इस क्लोज्ड सरफेस के भी स्मॉल पैचेस बना देने हैं। तो इस तरह ये हमारे पास क्लोज सरफेस इस तरह की फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस फ्लैट सरफेस के लिए हमारे पास ये रिलेशन अप्लाई हो सकता है, तो तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ईजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं कि ये हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है जिसका वेक्टर एरिया अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो मेरे पास इस फ्लैट सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपकी तरफ होगी। तो मैं यहाँ पे चूंकि एक लाइन ड्रा नहीं कर सकता, इसीलिए इसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में शो करूँगा। तो ये हमारे पास इस फ्लैट सरफेस के वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। तो इसी तरह इस चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस में से परपेंडिकुलरली पास करेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, एरिया के पैरेलल होगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह हमने देखा कि ए और ई की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, पैरेलल। ठीक है जी। तो पैरेलल में एंगल क्या होता है, 0। तो इस तरह जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल पैचेस होंगे उन सब के लिए हमारे पास एरिया और फील्ड की डायरेक्शन आपस में एक जैसी होगी। तो हर एक के लिए एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अब स्टूडेंट्स मैं इस एरिया को अगर लिखना चाहूँ इन मैग्नीट्यूड तो वो मेरे पास क्या होगी, डेल्टा A1 डेल्टा A2 पहले इंटरवल के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए एंड सो ऑन डेल्टा AN। ठीक है जी। तो अब हमारे पास अगर इसी एरियाज़ को मैं वेक्टर एरियाज़ की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो फिर क्या रिलेशन होगा, डेल्टा A1 ऊपर आप एरो यूज़ करेंगे, डेल्टा A2 डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN। तो इस तरह हमने एरियाज़ को उनकी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वेक्टर एरियाज़। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर एरियाज़ है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, E1 E2 एंड E3 एंड सो ऑन EN। ठीक हो गया जी। तो नाउ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। अब हम क्लोज सरफेस के अलोंग जो हमारा फ्लक्स होगा टोटल, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जी टोटल फ्लक्स को फाइंड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ3 प्लस एंड सो ऑन प्लस φn। मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल पैचेस होंगे उन सारों के फ्लक्स को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब हम उन सारों को ऐड करेंगे तो हमें इस क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पे इक्वेशन यूज़ की है। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इस फ्लक्स φ1 की जगह हम E1 डॉट डेल्टा A1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला है जी, E डॉट A। तो अगर वो फर्स्ट केस है तो हम 1 लिखेंगे, अगर सेकंड की बात करेंगे तो 2 लिखेंगे, अगर थर्ड वाले की बात करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। इसी तरह चलते जाएंगे तो हमारे पास N आ जाएगा। तो वही काम हमने किया, φ1 की जगह लिखा E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस φ2 की जगह लिखा E2 डेल्टा E डॉट डेल्टा A2 प्लस इसी तरह φ3 की जगह लिखेंगे एंड सो ऑन φn की जगह लिखेंगे En डॉट डेल्टा AN। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर E डॉट A के बराबर है तो अगर E और A की डायरेक्शन एक जैसी हो, दोनों पैरेलल हों, तो फिर एंगल क्या होगा, 0। तो हम लिख सकते हैं E डॉट A को EA cos थीटा, और थीटा कितना है जी, 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 को EA से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, EA। तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है, मैक्सिमम आता है। कब, जब हमारे पास एंगल E और वेक्टर एरिया के बिटवीन कितना हो, 0। तो इस तरह से हमारे पास फ्लक्स आता है। तो अब इसके अलोंग हमारे पास क्या एंगल होगा, 0। इधर भी एंगल क्या होगा, 0। इधर भी एंगल क्या होगा, 0। सारों के लिए हमारे पास एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती जाएगी। तो इसी इक्वेशन 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखें इसका cos थीटा, थीटा की जगह 0, तो cos 0 1 हो गया। तो पीछे क्या रह जाएगा, E की मैग्नीट्यूड और डेल्टा A1। तो वही हमारे पास यहाँ पे बाकी है E1 डेल्टा A1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, E2 डॉट डेल्टा A2 को ख़त्म करें, E2 डेल्टा A2 cos थीटा, थीटा की जगह 0, cos 0 1। तो इसका मतलब यहाँ से हमें मिलेगा E2 डेल्टा A2 प्लस चलते जाएं तो हमें एंड पे हमारे पास जो n वाली टर्म है वो क्या होगी, En डेल्टा AN। तो ये हमारे पास
थर्ड इक्वेशन बन गई। अब ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द सरफेस, क्योंकि हमारे पास एक स्फेरिकल सिमेट्री है, तो इस तरह की अगर स्फेरिकल सरफेस हो तो उसके हर पॉइंट पे जो इस चार्ज की वजह से फील्ड होगा वो एक जैसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ फील्ड E1 होगा, अगर यहाँ की बात करें तो E2 होगा जो कि E1 के बराबर होगा। इसी तरह जो इस पॉइंट पे होगा वो E3 होगा जो कि E2 और E1 के बराबर होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो फील्ड होगा वो एक जैसा होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू E2, E2 इज इक्वल टू E3, E3 इज इक्वल टू E। अब अगर ये E1, E2, E3 सारे E के बराबर है, मतलब फील्ड सेम है, तो वो फील्ड हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब हम इक्वेशन 3 को लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इस E1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, E लिख दिया। क्यों? क्योंकि E1 बराबर है इस E के, तो इसीलिए इस E1 की जगह E आ जाएगा। आगे डेल्टा A1 वैसे का वैसे प्लस ये वाला प्लस E2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E2 भी बराबर है E के, तो यहाँ पे E लिख दिया। आगे क्या है डेल्टा A2, तो वो डेल्टा A2 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरह चलते जाएं तो लास्ट हमारे पास क्या है EN, तो EN भी किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे E और आगे डेल्टा A1 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम गौर से देखें तो E क्या है, सारों में एक जैसा, तो हम E को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रहेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN। तो इस तरह हमारे पास E वैसे का वैसे, और ये हमारे पास क्या है टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया, मतलब हमने जो स्मॉल पैचेस बनाए थे उन सारे एरियाज़ को अगर हम सम करें तो हमें क्या मिलता है, टोटल स्फेरिकल सरफेस का एरिया मिलता है, जो कि किसके इक्वल होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो हमने इस एरिया की जगह लिखा 4 पाई R स्क्वायर और इस E की जगह हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पे अब अगर देखें तो R स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, पाई से कैंसिल हो रहा है और 4 से कैंसिल हो रहा है। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज्ड सरफेस का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो क्या है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने कहा कि क्लोज्ड सरफेस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जी, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हमारे पास इस तरह की डायग्राम आ जाए कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड स्फीयर सरफेस है जिसको हमने इनक्लोज किया हुआ है जी इर्रेगुलर क्लोज सरफेस में, मतलब ये हमारे पास इर्रेगुलर क्लोज्ड सरफेस है ब्लैक वाली, जिसके अंदर हमारे पास क्या है जी एक क्लोज्ड स्फीयर सरफेस मौजूद है जिसके सेंटर पे प्लस Q चार्ज मौजूद है। अब इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस स्फीयर वाली सरफेस में से भी पास करेगा और इस इर्रेगुलर क्लोज सरफेस में से भी पास करेगा। तो हमने बताना है कि इस क्लोज्ड सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या होगा और इस इर्रेगुलर क्लोज सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या होगा। क्या ये दोनों का फ्लक्स एक जैसा होगा या फिर डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्लक्स की डेफिनेशन हमने की थी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, तो वो हमारा फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये स्फीयर सरफेस है, इसमें से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस इर्रेगुलर क्लोज सरफेस में से भी पास कर रही हैं। तो इसका मतलब दोनों के लिए फ्लक्स क्या होगा, एक जैसा। तो क्लोज्ड स्फीयर सरफेस के लिए फ्लक्स क्या था, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी इर्रेगुलर क्लोज सरफेस के लिए भी होगा। तो इसका मतलब द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस की शेप और ज्योमेट्री पे हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। इसका मतलब हमारा फ्लक्स जो है वो मीडियम और चार्ज पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। अब हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का एक क्यूब है, इस क्यूब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर देते हैं। हमारे पास एक क्लोज सरफेस है,
इस क्लोज्ड सरफेस मतलब क्यूब को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दें तो हमने बताना है कि इस क्यूब की हर साइड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। हर फेस पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग पहले फाइंड करना है, फिर हमने टोटल इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। इस क्लोज्ड सरफेस के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि इस क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 6, 1 2 3 4 और एक इसकी बैक और एक फ्रंट, तो 6 साइड्स होती है। कॉर्नर्स कितने होते हैं जी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एजेस कितने होते हैं जी, 12। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं टॉप और बॉटम पे। तो टॉप पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बॉटम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उसको फाइंड करते हैं। फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला होता है जी EA cos थीटा। तो सबसे पहले हम टॉप की बात कर लेते हैं। अब टॉप वाली सरफेस इस तरह की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं इस सरफेस का वेक्टर एरिया फाइंड करना चाहूं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो इस तरह से बनेगा। अब ये हमारे पास क्या है जी, वेक्टर एरिया, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, 90। तो इसी तरह अगर आप नीचे वाली सरफेस का वेक्टर एरिया फाइंड करना चाहें तो सरफेस इस तरह की है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये होगी। अब अगर ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है तो फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब भी एंगल दोनों के बिटवीन कितना है जी, 90। तो इसीलिए cos 90 क्या होता है, 0। तो हमारे पास बॉटम पे और टॉप पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड का फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो इस फेस का अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहूँ तो किस तरह से करूँगा जी, पहले इसका वेक्टर एरिया फाइंड करते हैं। ये फेस इस तरह से पड़ा हुआ है तो इसका वेक्टर एरिया ये होगा, और फील्ड की डायरेक्शन देखें इस वेक्टर एरिया के क्या है, अपोजिट। तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा, 180। तो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो -1 को EA से मल्टीप्लाई करें, माइनस का EA आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह राइट साइड का अगर हम फ्लक्स फाइंड करें तो राइट साइड का फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास फेस है जी इस तरह से, और वेक्टर एरिया फाइंड करें तो ये होगा, और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल में एंगल क्या होता है, 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 को EA से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, EA। तो इसका मतलब ये हमारे पास राइट साइड का फ्लक्स होगा। अब रहेगी जी बैक साइड और फ्रंट। तो अगर बैक की बात करें तो बैक वाली फेस इस तरह की होगी, तो इसका अगर वेक्टर एरिया फाइंड करेंगे तो ये होगा इस तरह से। ठीक है जी। और फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब दोनों के बिटवीन एंगल क्या है, 90। तो cos 90 0। इसी तरह अगर फ्रंट वाले फेस की बात करें इस तरह से जो होगा उसका वेक्टर एरिया ये होगा, और फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ये होगी। तो अब भी दोनों के बिटवीन एंगल कितना है जी, 90। तो इसी तरह फ्रंट और बैक पे भी हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगर हम नेट फ्लक्स फाइंड करना चाहें इस क्यूब का तो फिर वो क्या होगा, वो होगा जी हमारे पास 0। कैसे, ये भी 0, ये भी 0, ये माइनस का EA इस EA से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या आ जाएगा, 0। तो हमने देखा क्लोज्ड सरफेस को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब यही चीज़ हम आगे गॉसेस लॉ में भी करेंगे, ये एक स्पेशल केस था, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी वैल्यू होती है। ये बात हम कहाँ डिस्कस करेंगे, गॉसेस लॉ में। तो इससे आगे हमारे पास गॉसेस लॉ का टॉपिक आने वाला है, उसमें इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि क्लोज सरफेस के लिए भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।